तो दोस्तों, एक और नया दिन और एक नई कहानी किस्सा लेके मैं बलजीत परमार आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कुमार पिल्ले के बाप कृष्णा पिल्ले के मर्डर की पूरी कहानी। मैंने जब कुमार पिल्ले का किस्सा आपको सुनाया तो आपने बहुत सारे लोगों ने ये डिमांड किया या जानने की इच्छा आपने व्यक्त की कि कृष्णा पिल्ले का मर्डर क्यों हुआ, कौन था, क्या करता था। तो वो मैं किस्सा आपको आज सुनाता हूँ, जो आपने शायद कहीं सुना नहीं होगा, क्योंकि बहुत कम जानकारी है जो कृष्णा पिल्ले के बारे में अवेलेबल है। मैंने बहुत से उन लोगों से बात की जो उस ज़माने में कृष्णा पिल्ले के साथ काम करते थे, जहाँ उसको देखा था बड़े करीब से, या उसके बारे में कुछ खोज पड़ताल रखते थे। मैंने अभी पिछले दिनों में ये महसूस किया है कि हर गैंग के कुछ अनऑफिशियल हिस्टोरियन होते हैं, इतिहासकार होते हैं। कुछ लोगों का शौक़ होता है कि वो एक पार्टिकुलर गैंग के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करके रखते हैं। वो कोई जर्नलिस्ट नहीं है, वो कोई राइटर नहीं है, वो गैंगस्टर भी नहीं है, उनका कोई क्राइम से लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का शौक़ होता है कुछ बातें इकट्ठी करना, उनके बारे में तहकीकात करके उनकी हकीकत जानना। तो उनमें से उसी किस्म का एक शख्स मुझे पिछले 3-4 दिन पहले मिला, जिसने ये पूरा विखरोली का जो एरिया था उसकी पूरी जानकारी हर गैंग की, हर बड़े छोटे आदमी की उस आदमी ने रखी हुई है। तो मैं उसको 2-4 दिनों में, आने वाले दिनों में मिलूँगा भी। वो हम लोग टाइम फिक्स कर रहे हैं। बहुत अच्छे किस्से, कहानियाँ, इन्फॉर्मेशन उस बुज़ुर्ग के पास हैं। तो उसने और बाकी जो समय के जो पुलिस ऑफिसर थे, अब रिटायर हो गए, उनमें से मैंने 3-4 लोगों से बात की और वो पूरी इन्फॉर्मेशन जो इकट्ठी की, जो मैं चाहता था अपनी किताब का हिस्सा बनाऊं, लेकिन आपका इंटरेस्ट देखते हुए लगा कि आज मैं आपसे वो शेयर करता हूं। कुमार पिल्ले और उसका साथी जो उसके साथ मारा गया था सैनड साइड में 18-19 अक्टूबर 1989 को, ये दोनों स्मगलिंग का काम करते थे। क्योंकि उस समय हाजी मस्तान इमरजेंसी के बाद थोड़ा सा डाउन हुआ था, उसका अपना स्मगलिंग का धंधा उसने लोगों में बांट के वो अलग हो गया था, अपने आप को अलग कर लिया था स्मगलिंग से। और उसके बाद यूसुफ पटेल और जॉन दाड़ी और इस किस्म के लोग, मुस्तफ़ा डोसा, मोहम्मद डोसा, इनका एक आदमी था इकबाल अब्दुल्ला डोसा, उधर टाइगर मैमर उसका गैंग, और डी कंपनी का पूरा जो स्मगलिंग का तंत्र मंत्र था वो पूरी मुंबई में फैला हुआ था। लेकिन जो सेंट्रल मुंबई का एरिया था, जिसमें मदनपुरा, नागपाड़ा और साउथ मुंबई का एरिया, मस्जिद, वीटी एरिया, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और कीमती घड़ियों की बहुत डिमांड थी, उसके ऊपर तकरीबन सारे का सारा एक हिसाब से दाऊद गैंग का कब्जा था। उस स्मगलिंग की जो चीज़ों की सेल, परचेस और डिस्ट्रीब्यूशन, होल सेल और रिटेल, उसमें काफ़ी सारे आउटलेट थे जहाँ पे ग्रे मार्केट में आपको दुनिया भर की हर चीज़ स्मगल्ड हुई सस्ते भाव में मिल जाती थी। जिसमें मनीष मार्केट एक थी और क्राफर्ड मार्केट दूसरा एरिया था, और पॉश एरिया पैडर रोड, हाजी अली के जंक्शन पे हीरा पन्ना शॉपिंग सेंटर एक उससे भी बड़ा एरिया था। उसी तरह लेमिंगटन रोड जो एरिया था, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बहुत बड़ा सेंटर था। हर किस्म की इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको लेमिंगटन रोड की छोटी सी रोड पे मिल जाती थी। तो उस एरिया में पेनिट्रेट करना, घुस-बैठ करना और अपनी मार्केट सेपरेट क्रिएट करके दाऊद के गढ़ में जाके एक अपना बिजनेस चलाना, ये उस ज़माने में बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और वो बात की, वो काम किया कृष्णा पिल्ले और लल्लू भाई ने। लल्लू भाई कल्याण का रहने वाला था, सिंधी था। वो जो पूरा सिंधी गैंग था उस ज़माने में, पप्पू कलानी और ये सब, उनके साथ उसकी अच्छी उठना बैठना था। लेकिन काम वो अपनी मर्जी का करता था, कभी इन गैंगस्टर के साथ मिल के उसने कोई काम नहीं किया। और क्योंकि यूसुफ पटेल, हाजी मस्तान के जो चमचे बाद में आए, जो
जिन्होंने स्मगलिंग का काम संभाला, वो लल्लू भाई को माल नहीं देते थे, तो उसने अपनी जान पहचान से जो गुजरात का वलसाड़ एरिया और वापी एरिया और दमन एरिया, दीव का एरिया जो मुंबई के साथ सट के गुजरात का बॉर्डर लगता है, वहाँ पे जो स्मगलिंग किंग था उस ज़माने में लल्लू जोगी। तो लल्लू भाई ने दूसरे लल्लू से दोस्ती बनाई, लल्लू जोगी से, और उससे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का सामान लेके अरब गली अपना मदनपुरा में जो दाऊद का गढ़ गिना जाता था वो इलाका, तो मदनपुरा में एक स्ट्रीट थी जिसका नाम था गुप्ता स्ट्रीट। मैंने भी पहली बार नाम सुना, ये मैं कभी गुप्ता स्ट्रीट नहीं देखी थी। तो गुप्ता स्ट्रीट में कुछ नॉर्थ इंडियंस की कुछ मेजॉरिटी उस ज़माने में कहा जाता है कि थी, और उस एरिया में गुप्ता स्ट्रीट के इर्द गिर्द वो पूरे का पूरा माल जो लल्लू जोगी से ये लिया करते थे स्मगल हुआ उसको ख़ास तौर पे घड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस बहुत आती थी, और दूसरी रोलेक्स वगैरह, और इनका राडो घड़ियाँ बहुत आती थी डिफरेंट शेप्स में। तो उनका जो खपत का काम इन्होंने किया वो मदनपुरा के के साथ लगी हुई गुप्ता स्ट्रीट से काम करना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता इनका माल बाकी वो जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था उसमें भी खपत होने लगा। तो ये बहुत बड़ा एक धक्का था डी कंपनी के लिए कि उनके एरिए में आके एक आदमी कल्याण से आया, दूसरा विक्रोली से आया, कृष्णा पिल्ले, और ये लोगों ने आके हमारे एरिया में ये इतने बड़े लेवल पे होल सेल का स्मगलिंग की गुड्स का धंधा शुरू कर दिया। तो अंदर खाते कहीं ना कहीं जो डी कंपनी थी वो बहुत नाराज़ थी लल्लू भाई और कृष्णा पिल्ले के साथ। और दूसरी बात ये थी कि ये दोनों ख़ास तौर पे कृष्णा पिल्ले जो था वो अमर नायक गैंग से बहुत पुराना जुड़ा हुआ था। पहले वर्दा भाई के साथ भी बहुत काम किया एक ज़माने में। जब 1986 में पुलिस के डर से जब पुलिस की बढ़ती हुई चौकसी निगरानी और उसके गैंग के ऊपर पुलिस के हमले से जब वर्दा भाई ने हाथ खड़े कर दिए और एक तरफ से अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से संन्यास ले लिया, तो जो एक साउथ इंडियन कम्युनिटी में एक खाली स्थान था उसको तकरीबन भरने का काम कृष्णा पिल्ले ने किया। तो बहुत सारे जो साउथ इंडियन बेस था वर्दा का वो कृष्णा पिल्ले को अपना गॉडफादर मानने लगा। तो एक तरीके से विक्रोली में एक छोटी सी लोकेलिटी में टैगोर नगर में रहते हुए वहाँ से उठ के कुमार पिल्ले ने वर्दा की गैर हाजिरी में और हाजी मस्तान की गैर हाजिरी में नए लोगों के साथ मिल के एक बहुत बड़ा स्मगल्ड गुड्स का धंधा शुरू कर दिया जिसमें प्रॉफिट बहुत होता था। और वो एक दौर था अंडरवर्ल्ड में, हर डिफरेंट समय पे डिफरेंट दौर आते रहे हैं। एक दौर वो था जब जो पॉलिटिशियन किसी गैंग के करीब होते थे उनको मारने का दौर चला। फिर दूसरा दौर आया जो फाइनेंसर होते थे, जो डिफरेंट अंडरवर्ल्ड को के ग्रुप्स को गैंग्स को फाइनेंस किया करते थे, उन फाइनेंसर को मारने का दौर शुरू हुआ, जिसमें रज्जी का मर्डर या इस किस्म के और 4-5 मर्डर हुए जिनमें फाइनेंसर्स को मारा गया, डिफरेंट गैंग के डिफरेंट फाइनेंसर्स को। तो सतीश राजे को मारा गया, उसी चक्कर में ढोलकिया ब्रदर भी मारे गए, वो भी फाइनेंस करते थे। कुछ शेट्टी कंपनी के लोग मारे गए जो फाइनेंस करते थे। तो वो दौर था जब फाइनेंसर्स को अपोजिट गैंग टारगेट करता था कि ये लोग ना तो हमारे दुश्मनों को पैसा दें ना उनको हथियार दें, तो अपने आप जो हमारा दुश्मन का गैंग है वो कमज़ोर होगा। वो दूसरा कारण था जिसकी वजह से डी कंपनी कुमार पिल्ले के बाप कृष्णा पिल्ले के ख़िलाफ़ हुई। खैर, तो ये एक इनकी बेसिक दुश्मनी का एक कारण था। उसमें मैं एक आने वाले एपिसोड में कुछ और इन्फॉर्मेशन आ रही है कि एक बार अमर नायक गैंग ने दाऊद के ऊपर अटैक करने का बहुत एलेबोरेट प्लान बनाया था, जिसमें उसकी तैयारी में भी काफ़ी हद तक कृष्णा पिल्ले और लल्लू भाई का हाथ हो सकता था अगर वो प्लान कामयाब होता तो।
तो वो भी एक कारण था कि दाऊद गैंग कहीं ना कहीं डी कंपनी, कुमार पिल्ले और लल्लू को अपना बड़ा दुश्मन मानने लगी कि अगर इनकी इसी तरह नज़दीकियाँ अमरनाथ गैंग की और बढ़ती गई, और अमरनाथ गैंग में आपको बता दूँ उस समय पे मुंबई का एक तरह से सबका सबसे ज़्यादा मजबूत गैंग था। सबसे ज़्यादा आदमी अमरनाथ के पास थे और सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स अमरनाथ के पास थी। एलटीटी से जो लेटेस्ट हथियार के उसके पास आते थे, जिनमें उस ज़माने में उजी गन, कार्बाइन, वेबले स्कॉट या जर्मन पिस्टल, माउजर, ये सब हथियार अमरनाथ को एलटीटी से उपलब्ध करवाने का काम पहले कृष्णा पिल्ले किया करता था। बाद में उसके बेटे कुमार पिल्ले ने ये काम शुरू किया, ऐसा हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी बताती है। और उसकी ऊपर वन ऑफ द चार्जेस जिसके नीचे उसको अरेस्ट किया हुआ है और वो कुमार पिल्ले को, वो एलटीटी से हथियार सप्लाई करने का भी है। खैर, तो ये कारण था कृष्णा पिल्ले को रास्ते से हटाने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की गई, उसके ऊपर निगाह रखी गई, कहाँ जाता है, किसको मिलता है, उसका बैठने का अड्डा क्या है, वो सब करते करते ज़ीरो डाउन हुआ गया। जुहू बीच पे एक बहुत पुराना बहुत बढ़िया होटल है जिसका नाम है सन एंड सैंड। सन एंड सैंड और हॉलीडे इन की जो दीवार है वो कॉमन है, बीच में सिर्फ एक बाउंड्री वॉल है। एक तरफ हॉलीडे इन जहाँ पे मैंने बहुत साल काम किया, और उसके साथ सट के सन एंड सैंड होटल। और सन एंड सैंड के जो मालिक थे अडवाणी ब्रदर्स, वो भी सिंधी थे। तो लल्लू भाई का कहीं ना कहीं वो सिंधी मालिकों से मेल जोल था कम्युनिटी की वजह से। तो बड़े लोग अक्सर ऐसी जगह पे ही जाया करते थे जहां उनको अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का थोड़ा ज़्यादा उनको रक्षा सुरक्षा मिलने की आशा होती थी। तो उनको लगता था कि हम मालिक के पास जा रहे हैं, मालिक के होटल में जा रहे हैं, जो हमारा दोस्त है तो उसका स्टाफ जो है हमारी सेवा भी बराबर करेगा और हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखेगा। तो एक उनके लिए सेफ जगह थी खाने पीने की, उठने बैठने की, और कुछ बिज़नेस की बातें करने की, जहाँ पे आम आदमी जो गैंगस्टर होते हैं वो इस किस्म के 5 स्टार होटल में नहीं जाने दिया जाता था उनको अंदर। तो पूल साइड में बैठ के ये लल्लू और कृष्णा पिल्ले बड़े बड़े लोगों को जो मिलना होता था, मुलाकात करनी होती थी, तो वो सन एंड सैंड में किया करते थे। उसका कारण एक ये भी होता है कि जब आपको मालिक जानता है, आपको कोई आदमी मद्रास से मिलने आया है, जो आदमी को कैलकाटा से मिलने आया है, उसका रिकॉर्ड आपने नहीं रखना है, तो मालिक के साथ नज़दीकी से जिस कमरे में वो ठहरा है उसका रिकॉर्ड वगैरह नहीं रखा जाता था, जहाँ उसके असली नाम पे कमरा बुक ही नहीं किया जाता था, ताकि कल को अगर कोई हादसा वारदात होती है तो पुलिस को उसकी पूरी जानकारी ना मिले। खैर, कुछ ऐसे बहुत से कारण होते हैं 5 स्टार होटल में, दूसरे छोटे होटल में भी होते हैं, लेकिन ये एक कारण था कुमार पिल्ले का और लल्लू भाई का। वो मीटिंग पॉइंट था सन एंड सैंड में, स्विमिंग पूल के किनारे टेबल लगा के जो बैठा करते थे अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो इस बात की, लेकिन कब बैठते हैं कब जाते हैं वो पक्की खबर चाहिए थी डी कंपनी को, कि ताकि इनके ऊपर अटैक किया जा सके। तो डी कंपनी डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, क्योंकि काफ़ी खतरे का जोखिम का काम था। तो सुभाष सिंह ठाकुर को इस काम की सुपारी दी गई। सुभाष सिंह ठाकुर ने अपने आदमियों के साथ वहाँ पे इंतज़ार में बैठा रहा काफ़ी दिन कि कब खबर आती है कि वो कहाँ पे है, और उसको जाके एलिमिनेट करने का काम सिर्फ सुभाष सिंह ठाकुर और उसके साथियों का था। तो ये खबर निकालने का काम लाल सिंह चौहान ने किया, जिसका जिक्र मैंने पहले एक एपिसोड में किया कि लाल सिंह चौहान को कुमार पिल्ले ने क्यों मारा। उसका कारण ये था कि क्योंकि लाल सिंह चौहान भी उसी एरिया में रहता था। एक विखरोली में एक टैगोर नगर करके एरिया है, टैगोर नगर 1 2 3 4 5 ऐसा करके। तो 5 नंबर का जो एरिया था उसमें उसको हरियाली गांव भी कहा जाता था, हरियाली विलेज। तो ये पूरा डेवलप होने के पहले वहाँ पे कोई छोटा मोटा गांव होगा, उसका नाम हरियाली होगा। तो उसका नाम, उसी एरिया में
लाल सिंह चौहान की एक तरीके से दादागिरी चलती थी। वो एक बार इलेक्शन भी लड़ा था आरपीआई की टिकट से, लेकिन शायद हार गया था, जहाँ तक मुझे याद है कॉरपोरेटर नहीं बन सका था। तो वो लाल सिंह चौहान की न्यूसेंस वैल्यू भी थी, और लोकल दादा होने की वजह से अंदर कहीं ना कहीं वो भी चाहता था कि अगर कुमार पिल्ले एलिमिनेट हो जाता है तो पूरी विक्रोली में उसकी दादागिरी चलेगी। और कुछ वहाँ दादागिरी के से तल्लक रखते लोग विक्रोली के काफ़ी लोग थे, जो कुछ दाऊद के साथ काम करते थे, कुछ अमरनाथ के साथ, एक आध उनमें से अरुण गवली के साथ भी काम करता था। तो उनमें से एक लड़का था राजू विक्रोली, नाम उसका मशहूर हो गया, उसका किस्सा भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो ये अमर सिंह लाल सिंह चौहान ने अपने आदमियों के थ्रू कृष्णा पिल्ले पे पूरी निगाह रखी, और जैसे ही वो सन एंड सैंड में पहुंचते हैं, उस मीटिंग की पूरी जानकारी लाल सिंह चौहान ने डी कंपनी के पास पहुंचाई, और डी कंपनी के शार्प शूटर या कंट्रैक्ट किलर आप कह सकते हो, सुभाष सिंह ठाकुर पैसे लेके काम करता था, जिसने पैसे दिए उसका काम बजा देना। तो ये उसका काम था, और उसने सन एंड सैंड में सुभाष सिंह ठाकुर ने जाके अपने साथियों के साथ स्विमिंग पूल के किनारे पे बैठे हुए कृष्णा पिल्ले और लल्लू भाई को मौत के घाट उतार दिया। तो ये वो कहानी थी जिसका बदला लेने के लिए कुमार पिल्ले ने लाल सिंह चौहान को मारने का प्लान बनाया। तो ये एक छोटा सा मैं एक सेपरेट लाल सिंह चौहान पे बनाना चाहता था, लेकिन आज ही बता के ख़त्म करेंगे। फिर कृष्णा पिल्ले ने लाल सिंह चौहान को मारने की पूरी तैयारी की, प्लान किया। ये शायद लंबा किस्सा हो जाएगा बहुत, आज ये 20-22 मिनट की सेगमेंट में पूरा नहीं होगा। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, वो डिटेल मैं आपको अगले एपिसोड में ही बताऊंगा, और काफ़ी सारी बातें हैं करने वाली। तो आज के दिन के लिए इतना ही काफ़ी। आने वाले दिनों में आपको लाल सिंह चौहान को मारने की पूरी प्लानिंग, जो एक बहुत बड़ी फिल्मी कहानी की तरह हैं, वो उसमें मैं आपको सुनाऊंगा, किन किन लोगों ने कैसे कैसे जाके लाल सिंह चौहान को मारा। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।